नमस्कार दोस्तों, आजकल यूजीसी नेट को लेकर डार्क साइड बहुत देखने को मिल रहा है। बहुत सारे वीडियोज़ हमने देखा कि डार्क साइड क्या है। तो सवाल ये है कि अगर सब कुछ डार्क साइड ही है, तो इतने लोग बेवकूफ़ क्यों हैं? क्यों नेट के पीछे लगे हुए हैं? तो आज हम इसके व्हाइट साइड को भी देखेंगे, इसके लाइट साइड को भी देखेंगे। जो कि डार्क साइड है, उसको भी देखेंगे और जो व्हाइट साइड है, उसको भी देखेंगे। सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूँ कि मेरा नाम अवनीश है और मैंने एमए कर रखा है और हमने 3 बार नेट क्वालीफाई किया है। मेरा सब्जेक्ट अर्थशास्त्र है। मैं आपको पूरी तरह सजेस्ट करने का प्रयास करूँगा और सब चीज़ें स्पष्ट तरीके से बताने का प्रयास भी करूँगा कि मैं नेट के बारे में क्या सोचता हूँ और नए लोग जो आएँ, वो डिमोटिवेट होने के बदले कितना मोटिवेट हो सकें और किस लेवल पर डिमोटिवेट हो सकें, ये दोनों चीज़ ही मैं आपको आज सजेस्ट करने वाला हूँ। दोस्तों, होता क्या है कि यूजीसी नेट की तैयारी हम लोग क्यों शुरू करते हैं, पहले तो यही जान लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि उन्होंने सिर्फ़ एमए कर लिया, इसलिए वो नेट एग्ज़ाम दे रहे हैं। उनका उसके पीछे कोई लक्ष्य नहीं है कि हमें असिस्टेंट प्रोफ़ेसर या लेक्चरर वगैरह-वगैरह बनना है। तो ऐसे लोगों से हमें लगता है कि आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका लक्ष्य वो यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफ़ेसर नहीं है, तो आप नेट क्यों ही दिमाग लगा रहे हैं? आप सिर्फ़ इसलिए नेट करने जा रहे हैं क्योंकि आपने पीजी कर लिया है, तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमें लगता है कि आपको कुछ और सोचनी चाहिए, पहला चीज़। दूसरा ये है कि अगर आपका लक्ष्य है कि आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं और आपने नेट का एग्ज़ाम देना शुरू कर दिया है, तो आपको देना चाहिए और उसको क्वालीफ़ाई भी करनी चाहिए। ये इसका लाइट साइड है। डार्क साइड वो है जो ऐसे लोग जो कि नहीं चाहते थे कि हम नेट करें, सिर्फ़ वो पीजी करने आए थे, वो एमए कर गए थे, तो अब उनके कलीग दे रहे हैं, तो वो भी साथ में देना चाहते हैं ताकि उनको लगता है कि वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन जाएँगे, वो इसको ईज़ी ले रहे हैं, तो बिल्कुल भी ना लें। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने में भी उतने ही कॉम्पिटिशन आज भी हैं, जितने कि आपको एक नॉर्मल कॉम्पिटिशन में देखने को मिलता है। होता ये है कि हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि यहाँ कॉम्पिटिटर कम है। सवाल ये है कि यहाँ सीट भी कम है, ठीक है? आप उसको भी देखें कि यहाँ सीट कम है, तो कॉम्पिटिटर कम है, तो मिला-जुला कर कॉम्पिटिशन उतना ही हो जाता है। उसके बाद जब आप नेट क्वालीफ़ाई करके असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नौकरी के लिए कहीं अप्लाई करते हैं, तो आपके जितने भी कॉम्पिटिटर हैं ना, वो सारे नेट क्वालीफ़ाई हैं। यानी उन्होंने अपने सब्जेक्ट को उतनी अच्छी तरीके से तो देखा है। तो आपके कम कॉम्पिटिटर होते हुए भी वो मज़बूत कॉम्पिटिटर हैं। तो उस नंबर को देखकर आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के ख़्याल से मत आइए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो आपके लिए डार्क साइड है, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है, आपको मेहनत करनी है, आपको पढ़नी है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिशन आसान नहीं है, हर कॉम्पिटिशन का अपना एक डार्क साइड और एक लाइट साइड है। तो अगर आपको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है, तो मेरी सलाह ये होगी कि आपको नेट के एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए और नेट के एग्ज़ाम देने चाहिए। ये तो पहला डार्क और व्हाइट हो गया। बहुत लोगों का कहना है कि नेट होने के बाद भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर नहीं बन सकते हैं आप। बिल्कुल, ये होता है, ये मैं भी मानता हूँ कि नेट होने से वो भले एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन आपकी नौकरी नहीं हो जाती है। आप ही सोचिए कि आप रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जो है वो रिक्रूटमेंट जो है जारी करेंगे। आपके पास 2 लोग हैं, एक लोग है जिसका कि नेट है, एक लोग है जिसका कि नेट और पीएचडी है। आप किसको वैल्यू करेंगे? नेट और पीएचडी वाले को, क्योंकि वो नेट भी है और पीएचडी भी है। अब बहुत लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि बहुत लोग तो ऐसे हैं जो कि एपीआई बढ़ाकर नेट भी नहीं है, सिर्फ़ पीएचडी के आधार पर वो नौकरी ले लेते हैं। देखिए ये थोड़ा-सा रॉन्ग हमको यहाँ लगता है, लेकिन एक मिनिमम एलिजिबिलिटी नेट तो होना ही चाहिए, ये हम भी मानते हैं। लेकिन जब आप कभी जो है गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी के लिए देखेंगे, तो वहाँ सामने वाले में आप देखेंगे कि अक्सर लोग नेट वाले क्वालीफ़ाई होते हुए दिखते हैं। क्योंकि वहाँ जो है आधार नहीं होता है ऐसा कुछ कि पीएचडी वाले को बहुत अधिक वैल्यू मिले, लेकिन हाँ, नेट और पीएचडी अगर कोई है, तो उसको आपसे ज़्यादा वैल्यू आप खुद देंगे। छोड़िए दुनिया कि दुनिया क्या कर रही है, आप खुद उसको ज़्यादा वैल्यू करेंगे। तो सवाल ये है कि क्या नेट वाले का जॉब होगा ही नहीं? क्या नेट वाले असिस्टेंट प्रोफ़ेसर नहीं बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, जैसे कि आपका राजस्थान है, एमपी है, ये सारे स्टेट क्या होता है कि यहाँ एग्ज़ाम लेता है और एग्ज़ाम के आधार पर जो आपके रिज़ल्ट आएँगे, उसमें आप क्वालीफ़ाई कीजिए और प्रोफ़ेसर बन जाइए। तो क्या नेट वाला प्रोफ़ेसर नहीं बन पाएगा? बन पाएगा। होता ये है कि आपको इतने डार्क साइड बता दिए जा रहे हैं कि आपको अब ये लगने लगा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम नेट क्वालीफ़ाई कर जाएँ और प्रोफ़ेसर बन जाएँ।
तो हमेशा डार्क साइड ही मत देखिए। कुछ-कुछ उसके लाइट साइड में भी है, व्हाइट साइड भी है, उसको देखने की ज़रूरत है, मेरा ऐसा मानना है। देखिए क्या है कि अगर आपको प्रोफ़ेसर बनना है, तो वो अनडाउटली एक लंबा सफ़र है और आपको उस सफ़र पर तैयार होकर आना होगा। अब सवाल ये आता है कि किस तरह के लोगों को इधर आना चाहिए, यानी उसके फैमिली बैकग्राउंड कैसा हो। ऐसा भी सुनने को मिला है कि इसके डार्क साइड में ये कहा जाता है कि मिडिल क्लास लोगों को तो इधर आने ही नहीं चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि मिडिल क्लास के लोगों को इधर नहीं आना चाहिए। मैं खुद एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, नॉट अपर। वो पूरी तरह मिडिल भी नहीं है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। अगर आपको मेरा फेस देखकर या मेरा बैकग्राउंड देखकर ऐसा लग रहा है कि अरे! अरे! ऐसा नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने उसके बाद कमाया, हमने अभी मैं काम भी कर रहा हूँ, मैं ऑल इंडिया रेडियो में वर्किंग भी हूँ। तो मेरे पास अब पैसे हो गए हैं, अब मैं अपने ऊपर खर्च कर सकता हूँ। ये जो रूम देख रहे हैं, ये भी एक जो है वो ऑफ़िस का रूम है, तो इसलिए आपको बेहतर दिख रहा है। तो आप ये तो समझिए कि हम लोअर क्लास मिडिल फैमिली से हैं और हमने ये निर्णय लिया कि हम नेट क्वालीफ़ाई करें और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने की राह पर आगे बढ़ें। सवाल इसमें आपका पैसा कौन देगा आपको? तो ऐसे लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि अगर आप इस रास्तों पर निकल गए हैं, अगर आपको लगता है कि ये मंज़िल आपने पाने की सोच रखी है, तो आपको जेआरएफ करने होंगे। क्योंकि अगर आप जेआरएफ कर लेते हैं, तो पीएचडी के दौरान आपको पैसे की कमी नहीं होगी। क्योंकि आपको बता दें कि हाथी के बच्चे को जन्म देने में 2 साल लगता है और बकरी के बच्चे को जन्म देने में 6 महीने लगता है। लेकिन जब हाथी का बच्चा इस धरती पर आता है, तो धरती महसूस करती है कि किसी ने जन्म लिया है। बकरी के बच्चे को महसूस नहीं किया जाता। तो अगर आपने इस लेक्चरशिप की दुनिया में कदम रखने का सोचा है, तो आपको जो है पूरी तरह कमर कसकर आनी होगी। मैं ये मानता हूँ कि ये एक जाहिलों की बस्ती है, जहाँ आपको जाहिलों से लड़ना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पैरवी वाले लोग मिलेंगे, यहाँ बहुत सारे पैसे वाले लोग मिलेंगे, सांसद विधायक के बच्चे मिलेंगे, उससे आपको लड़ना होगा। उससे आपको लड़ना होगा, यानी पैसे तो आपको चाहिए। इसलिए कहते हैं कि मिडिल क्लास को इधर नहीं आना चाहिए। अरे मिडिल क्लास वाले कमा तो सकते हैं ना भाई, कमा कर पैसे लाइए। क्यों नहीं आएँगे हम लोग? क्यों नहीं आएँगे? पैसे कमाएँगे। तो हमें ऐसा लगता है कि आपको साथ में या तो जेआरएफ करने होंगे या तो आपको पैसे अर्निंग के सोर्स ढूँढने होंगे। आप कुछ ना कुछ अर्निंग कीजिए और अर्निंग के साथ पढ़ाई करना टफ़ बहुत है। आप मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास से सीधा अपर मिडिल क्लास में जाना चाह रहे हैं, मेहनत तो करनी होगी। तो आप ये समझिए कि काम के साथ पढ़ना आसान तो नहीं है, टफ़ तो है, लेकिन इतना टफ़ भी नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। इतना भारी भी नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। हमें लगता है कि आप अगर प्रयास करेंगे, अगर आपका लक्ष्य है ऐसा, तो आप प्रयास भी करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप सफलता भी पाएँगे। डार्क साइड जैसे ये कहा जाता है कि आप जब पीएचडी करने आते हैं, तो फिर आपको सुपरवाइज़र के नौकर बन के रहने होते हैं, काम करने होते हैं। सर देखिए क्या है ना कि ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने टैलेंट है, कितने स्किल हैं। अगर आपके पास स्किल है ना, आपके रिसर्च में दम है ना, तो ठीक है। जो थोड़ा बहुत तो आप सुपरवाइज़र मतलब आपका गुरु, ठीक है। और तो गुरु की सेवा पहले गुरुकुलों में नहीं हुआ करती थी क्या? करते थे ना। गुरु की सेवा तो हम लोग गुरुकुल में करते ही थे। तो इस सिचुएशन को आप यहाँ भी क्यों नहीं ला सकते? अगर गुरु ने हमें कुछ कह दिया करने के लिए, तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर आप इस भाव से करेंगे ना, तो आपको वो चीज़ें अखड़ नहीं देती है। मतलब कहते हैं ना बेइज्जती को अगर आप ऊपर अपने ऊपर हावी करवा देंगे तो बेइज्जती महसूस होती है। आप बेइज्जती को महसूस ही मत होने दीजिए। हमने कहा ना कि आप जाहिलों की बस्ती में हैं और आपको यहाँ सबसे लड़ना है। तो आपको हर तरह के लोगों से मिल-जुल कर रहने होंगे और उसके साथ मिलकर काम करना होगा। आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए अच्छा हर कोई क्यों नहीं प्रोफ़ेसर बन जाता? हर कोई लेक्चरशिप में क्यों नहीं आ जाता? आपको पता है इसकी सैलरी यूपीएससी के सैलरी के बराबर है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की। तो आपको क्या लगता है कि आप बिना मेहनत किए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जो है बन जाएँगे? आपको क्या लग रहा है कि आप बिना कुछ जो है ऑब्स्टेकल के आप सीधा एकदम बनते जाएँगे और सीधा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन जाएँगे? क्यों उम्मीद करते हैं आप ऐसा?
अगर आप ऐसा उम्मीद कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं ना फिर तो। अगर ऐसा होता तो सारे लोग ना जॉइन कर जाते फिर। फिर आप ही क्यों असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनते? आप ही क्यों लेक्चरर बनते? ये भी तो सोचिए। तो मेहनत करने होते हैं, स्ट्रगल करने होते हैं। लाइफ़ यूपीएससी वालों का लाइफ़ क्या कन्फर्म होता है क्या? 1000 सीट आता है, लाखों बच्चे फ़ॉर्म डालते हैं। उसकी लाइफ़ क्या कन्फर्म है क्या? ईज़ी है क्या? नहीं है ना ईज़ी भाई। जब उसकी लाइफ़ ईज़ी नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और आप सीधा आकर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन जाएँगे? आपको पता है कि मैं आपको इतना क्यों बता पा रहा हूँ? क्योंकि वो कभी आपने सुना है कि भूखे किसी को रोते हुए सुना है? आई विल। आपको बता दें कि मैंने कविता लिखा था एक टाइम में कि आज क्या खाएगा? तो उसमें कुछ उसकी कुछ बीच की लाइनें बता रहा हूँ, पूरी कविता तो नहीं बताऊँगा। उसमें एक लाइन था कि आज क्या खाया है, कल क्या खाऊँगा? वो टूट जाता है जब भूखा पेट पूछता है कि बोल पैसा कहाँ से आएगा? तो गरीबी तो वो झेली है भाई मैंने। गरीबी तो वहाँ तक झेली है कि आज क्या खाया है, कल क्या खाऊँगा? इसकी चिंता तो है ही। उससे बड़ी बेइज़्ज़ती ये है कि भूखा पेट ये पूछ रहा है मेरे से बोल पैसा कहाँ से आएगा? यार तुम तो खुद भूखे हो यार। तो कहते हैं ना कि अगर आप शौक से भूखे रह जाएँ ना, अगर आपने फास्टिंग कर ली ना, तो तकलीफ़ कम होती है। लेकिन अगर आपने भूखे हैं और आपको आपके पास पैसे नहीं हैं, तो वो तकलीफ़ ज़्यादा। तो हमने वो दिन देखे हैं भाई। तो तो हमें लगता है कि मैं आपको बेहतर सजेस्ट कर पाऊँगा कि एज़ अ मिडल क्लास फैमिली आप यहाँ कैसे सर्वाइव करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो पैसे कमाने होंगे। पैसे कमाने के आपके पास जो भी सोर्स हैं, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए जेआरएफ ले हो सकते हैं तो जेआरएफ ले लीजिए। अगर आपको जो है लगता है कि आप कहीं से और अर्न कर पा रहे हैं जो कि शॉर्ट टाइम वर्क है, जैसे कि खासकर हम रेडियो की ही बात करते हैं। रेडियो जैसी जॉब में क्या है कि आपको बहुत कम काम करना पड़ता है और ठीक-ठाक अमाउंट मिल जाता है आपको, तो वो कर सकते हैं। या फिर आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं या किसी कोचिंग में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोचिंग वगैरह में पढ़ाने से क्या होता है कि कम समय में आपको बेहतर पैसे मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक साथ कर लेंगे, तो हमें लगता है कि आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य है ना असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना, तो आप बनोगे। तो आप काम करोगे और इसके साथ हम आपको ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि इसके बीच अगर कोई नौकरी आपको मिल जाती है, तो आप जॉइन कर लेना। आप चले जाइएगा क्योंकि आप मिडिल क्लास फैमिली हो और आपको आपके पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी भी उठानी है। उसके बीच नेट तो कर ही सकते हैं ना भाई, सपना नहीं छोड़ेंगे। नेट तो कर ही सकते हैं ना। राजस्थान में बन सकते हैं ना भाई, मध्य प्रदेश में बनेंगे ना, हरियाणा में बनेंगे ना, जहाँ-जहाँ एपीआई का लोचा नहीं है वहाँ तो बनेंगे ना भाई। काम करेंगे, सीखेंगे, लेकिन बनेंगे। अपने लक्ष्य के प्रति इतने मजबूत होने की ज़रूरत है, इतना कठोर होने की ज़रूरत है कि आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन रहे हो। अगर आपके अंदर ये क्षमता नहीं है, ये सोच पाने की क्षमता नहीं है कि आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए हर संघर्षों से गुज़रने को तैयार हो, तो छोड़ दीजिए। तो फिर आपसे नहीं होगा। क्योंकि यहाँ आपको हर कदम पर ऑब्स्टेकल मिलेंगे। अंत में जो है हमें लगता है कि आपको जितने भी डार्क और वाइट का जो बेसिक जो है मतलब है वो हमने आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अंत में हम आपको थोड़ा-सा ये बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि तैयारी को कैसे किया जाए? नेट कैसे निकाला जाए? मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने सेमेस्टर 1 से ही सॉरी सेमेस्टर 2 से माफ़ कीजिएगा फर्स्ट ईयर से सेमेस्टर 2 से ही हमने कई बार जो है वो कंटिन्यूअसली नेट को क्वालीफ़ाई किया। अभी मैं इतना बता दूँ कि मैंने जस्ट पीजी कंप्लीट किया है, मेरे पास तीसरी बार नेट है और अभी तक मैंने पीएचडी में एनरोल नहीं किया है। लेकिन मेरे पास अनुभव अपने कलीग के साथ रहने का, पीएचडी वाले सीनियर्स के साथ रहने का बहुत अधिक है। तो मैंने वहाँ हर चीज़ों को देखा है, बड़ी गौर से देखा है कि लोग कैसे एजुकेशन प्राप्त करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि मैं बिहार के भागलपुर से हूँ। यहाँ जो है बहुत अधिक साधन नहीं है। यहाँ नेट होने का मतलब है कि आपने बहुत बड़ा एग्ज़ाम जो है पार कर लिया। लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। ये आपको एक एलिजिबिलिटी देता है। अगर कोई ये भी कहता है कि अब तुम प्रोफ़ेसर बन गए हो तो गलत कह रहा है। अब ये बहुत काम है इसमें करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस छोटे से प्लेस से भी अगर मैं नेट क्वालीफ़ाई हो पा रहा हूँ, यानी इसका मतलब मेरे एजुकेशन का लेवल बहुत बेहतर तो नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अगर मैं कुछ कर पा रहा हूँ, इसके पीछे मेरी खुद की मेहनत रही होगी या तो कोई एक स्ट्रेटजी रही होगी, वही स्ट्रेटजी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। स्ट्रेटजी क्या होगी कि आपने एमए तक पढ़ा है यानी कुछ तो इकोनॉमिक्स या आपका जो अपना सब्जेक्ट है उसको तो आप जान रहे हैं, ठीक है?
तो अपने सब्जेक्ट की तैयारी के लिए हमने सबों को देखा है कि वो क्या करते हैं कि पूरे सिलेबस को पहले पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं वो टेस्ट सीरीज़ में। आपको करना क्या है कि आप क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है, उसको एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। अब मेरी सलाह जो यहीं से प्रारंभ होती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, उसको आप अटेम्प्ट लीजिए। ऐसा तो नहीं कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, कुछ तो आ रहा होगा। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप कहीं से कैन कैन कीजिए, चाहे आप यूट्यूब से कीजिए या बुक से कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप पूरी किताब पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपको मेरे ख्याल से इतनी मोटी बुक हो जाएगी, 10-10 पेपर होता है, तो वो मोटी किताबें आपसे नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त। बहुत मुश्किल हो जाएगा, 5 साल लग जाएगा वो ख़त्म करने में। तो मेरी आपको मेरा जो सजेशन होगा आपके लिए, तो यही होगा कि आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने चाहिए और एक-एक क्वेश्चन को आपको विद गूगल हेल्प, विद बुक हेल्प आपको उसको सॉल्व करने होंगे। अब तो एआई आ गया है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको इन डिटेल समझते हुए उसको सॉल्व करने होंगे। अगर आप उस कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप उसके लिए बुक ढूँढिए, आप उसके लिए गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, आप वहाँ से उसको इकट्ठा कीजिए और उसके आंसर को जानने का प्रयास कीजिए। वो अगर आप जान जाएँगे ना, वो अगर आप जान जाएँगे, तो हमें लगता है कि आपकी लगभग तैयारी हो जाएगी। क्योंकि आप ये समझिए कि 100 क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन हैं, उससे रिलेटेड थ्योरी है, तो एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में 2 दिन लगेगा। लेकिन उस 2 दिन में आप लगभग चीज़ों को जानने लगेंगे 100 क्वेश्चन से, कि नेट में किस-किस तरह के क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं। आप इस तरह के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन कर लीजिए। 10 से 12 क्वेश्चन का मतलब 20 दिन, 1 महीना। 1 महीना सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप टच करते जाइए और उस दौरान जिस-जिस थ्योरी की आपको नीड दिख रही है कि ये कांसेप्ट पढ़ने की ज़रूरत है, ये बुक पढ़ने की ज़रूरत है या इस थ्योरी को पढ़ने की ज़रूरत है, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। पेपर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा लगभग। क्या इतने से हो जाएगा? नहीं। इसके बाद आप बुक पढ़ते रहिए, इसके बाद नॉलेज को बढ़ाते रहिए। ये जो हमने बताया, ये आपका बताया डेवलपमेंट स्टेज, कि जब आपके पास कुछ नहीं है, आप डेवलपमेंट पे जा रहे हैं। 1 महीना अपने डेवलपमेंट में काम कर लीजिए, उसके बाद ग्रोथ पे काम कीजिए, उसके बाद पढ़िए। पढ़ना तो होगा, तो आपको पढ़ने होंगे। तो उसके बाद क्या करना होगा आपको? फिर काम करना होगा आपको आपके लिए ग्रोथ पर। अब सवाल है पेपर 1 का क्या करें? पेपर 1 का क्या करना है वो आपको सोचना है। पेपर 1 में कैसे करेंगे? तो आपके जो मैथ्स वाले पोर्शन हैं, जो कि आपको 2-3 मैथ्स मिल जाता है, डीआई मिल जाता है। तो ख़ासकर डीआई को लेकर देखते हैं लोगों में एक खौफ़ होता है कि वो नहीं बनता है, क्योंकि 5 सवाल है ना, नहीं बनना मतलब आपको एग्ज़ाम से लगभग बाहर हो जाना। आप ये समझिए 5 सवाल मायने रखता है। तो उसमें 2-3 चैप्टर हैं, जो कि जैसे कि रेशियो है, परसेंटेज है, एवरेज है। ये 2-3 चीज़ें आप जो है आराम से किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ लीजिए। अगर आप पेड कोर्स खरीद सकते हैं तो अच्छी बात है। क्योंकि मैं गरीब हूँ, तो मैं गरीबों जैसा सजेशन दे रहा हूँ आपको कि आप यूट्यूब की मदद से भी कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर हैं जो इसको फ्री पढ़ा रहे हैं। मैथ्स के पोर्शन को अगर इस 3 चैप्टर को आप कर लेते हैं तो आपका 5 तो डीआई बन जाएगा। बाकी कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको कि मैथ्स में करने की नीड होती है। जैसे कि हमने कहा एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, आपका रेशियो हो गया, आपका टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, आपका एसआई से सीआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, इसको साधारण ब्याज कहते हैं, आपका चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। इन सारी चीज़ों को जो इतना चैप्टर हमने बताया, इतना देख लीजिए, मेरे ख्याल से आपके लगभग मैथ्स बन जाएँगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि लगभग मैथ्स बन जाएँगे। कितना सही से 7-8 चैप्टर था? 5-7 चैप्टर मैथ्स का, तो मैथ्स का तो भई खत्म हो जाएगा इस 5-7 चैप्टर को पढ़ने के बाद। रीज़निंग क्या है? कुछ नहीं है, रीज़निंग पढ़ना ही नहीं है आपको। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए, 50 ठो पेपर 1 लगा लीजिए, क्योंकि पेपर 1 में 50 क्वेश्चन तो रहता है भाई। 50 ठो पेपर 1 लगा लीजिए, उसी का रीज़निंग जितना है, वो काफ़ी है आपके सीखने के लिए। आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी कुछ विशेष करने की इसके बाद। उसके बाद जहाँ तक है टीचिंग एप्टीट्यूड का, रिसर्च एप्टीट्यूड का, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि आपको वो चीज़ें फ्री में पढ़ा दे रहे हैं और बेहतर तरीके से पढ़ा दे रहे हैं। देखिए, मैं किसी यूट्यूब चैनल का नाम लेकर शायद सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि शायद ये रॉन्ग होगा, लेकिन मैं इसे एक सोशल सर्विस के तौर पर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आप उसे देख लीजिएगा, अगर आप उनका पसंद करते हैं तो उनको ज़रूर पढ़िएगा, चूँकि मैंने उनको फ़ॉलो किया तो हमें लगता है कि मेरे लिए प्रॉफिटेबल
कंफर्टेबल रहा क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। ये बहुत सोचकर नाम लेना होता है क्योंकि आप किसी का नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि और दूसरे चैनल भी अच्छे पढ़ाते हैं। होता क्या है कि मैं सारे चैनल तो विज़िट नहीं कर पा रहा हूँ सेम टाइम। तो एक कुमार व्रत या भरत कुमार ही ऐसे चैनल का कुछ नाम है, उनका नाम जानते हैं भरत सर के नाम से वो हैं। तो वो अनअकैडमी पे पहले पढ़ाते थे और उसके बाद अभी वो अपने चैनल पे स्टार्ट किए हैं। उनकी अच्छी बात हमको ये लगती है कि कोई 20 मिनट में, 25 मिनट में, 30 मिनट में उनके सारे वीडियोज़ खत्म हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सारे वीडियोज़ देख जाइए। सारे वीडियोज़ देख जाइए और उसके बाद आप हो सके तो साथ में नोट्स बना लीजिए क्योंकि उनका नोट्स आप रिवीजन भी कर पाएँगे ईज़िली मेरे ख़्याल से। उसके बाद आपको आ जाना चाहिए प्रैक्टिस सेट पे। फिर ज़ोर लगा देना है प्रैक्टिस सेट का। 6 महीने काम कीजिए, नेट तो पक्का हो जाएगा। नेट तो कोई नहीं रोक सकता है। हमें लगता है कि आप ज़्यादा पहुँच जाएँगे। तो 2-3 चीज़ें मैं फटाफट समराइज़ कर देता हूँ कि मैंने क्या-क्या कहा। मैंने कहा कि आपको क्या करना है कि पेपर 2 के लिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले आपको अटेम्प्ट लेने हैं। ये लगभग हमने कहा कि 10-15 हो सके तो कर लीजिए और करंट वाला यानी अभी जो है 24-25 जो भी होगा, इससे पीछे जो है आप लगातार 10-10 सेट, 15 सेट जो भी आप कर सकेंगे, 1-2 महीना लगाइए। 2-2 दिन एक-एक सेट पे लगाइए, दिन-दिन भर बैठिए, एक-एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिए। गूगल का हेल्प लीजिए, जो-जो कंसेप्ट नहीं सीख पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, उसको यूट्यूब पे जाके फुल्ली पढ़िए। एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट को सॉल्व करना है। वो सारे कंसेप्ट सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद आपको अब थोड़ा-थोड़ा जब आपका ग्रोथ, आपका जब डेवलपमेंट हो जाएगा, तो फिर आपकी ग्रोथ के लिए आपको बहुत सारी किताब पढ़ने की ज़रूरत होगी। सेम टाइम में आप किताब पढ़िए, फिर सिलेबस आपके पास है, आप उसको सिलेबस को फ़ॉलो कीजिए। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि सिलेबस के थ्रू वहाँ पहुँचते हैं, तो वो थोड़ा-सा दिक्कत होता है। मैं उसका लास्ट में आपको एक एग्जांपल भी दूँगा कि ऐसे क्यों नहीं करना, मेरे हिसाब से क्यों नहीं है करना चाहिए ऐसा, तो वो आपको बताऊँगा। पेपर 1 के लिए हमने बताया कि आपको मैथ्स के लिए क्या करना है, कुछ चैप्टर है, उसको फ़ॉलो करना है जैसे कि आपका रेशियो है, एवरेज है, आपका परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है और इसके बाद आपका जो है एसआई और टीआई। ये 4-5 चैप्टर है, उसको देख लीजिए। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस में आप बोट एंड स्ट्रीम भी देख लीजिएगा, उसको हमने अलग चैप्टर नहीं बताया है। आप इतना 4-5 चैप्टर देख लीजिएगा, तो मेरे ख़्याल से आपका हो जाएगा, इतना काफ़ी है और यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जो फ्री पढ़ा रहे हैं। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में हमने कहा कि आप भरत कुमार जिसको कि हमने फ़ॉलो किया है, मेरे ख़्याल से आप उसको एक बार देख सकते हैं। अगर पसंद आए तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आए तो आप कोई और चैनल देख सकते हैं। मेरे ख़्याल से कोई तलवीर सर भी हैं जो पढ़ाते हैं, हमने उनको वीडियो तो नहीं देखा है, सुनने में आया है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो जो आपको पसंद आए, जो आपको समझा दे, आप उसको पढ़ लीजिए। पेपर 2 आप कर ही लेंगे खुद से, तो मेरे ख़्याल से अब आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि लास्ट में हम आपको बताएँगे कि क्यों नहीं सिलेबस के थ्रू आना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया तो कहती है ना यार पहले सिलेबस देख लो तब तैयारी करने आना। तो क्यों नहीं आना चाहिए सिलेबस के साथ तैयारी करने? तो हम ये कहना चाह रहे हैं ना कि आप ऐसे समझिए कि जैसे कि मैं हिंदू हूँ, तो हिंदू धर्म शास्त्रों का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे कि आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि पूरी रामायण पढ़नी है आपको, ठीक है? और क्वेश्चन बार-बार पूछा जा रहा है लंका से। क्योंकि लंका का कांड जो था वो बड़ा कांड था। तो मैं लंका से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि राम भगवान जब लंका गए तो क्या हुआ, कैसे हुआ? तो आपने जो अयोध्या का कहानी पढ़ा था, उसका तो कोई मतलब नहीं रह गया। क्योंकि बार-बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लंका से। तो ज़रूरी ये है कि पहले हम लंका पढ़ लें, पहले हम राम का जन्म ना पढ़ें, पहले हम ताड़का वध ना पढ़ने लगें। हम पहले जाकर कहाँ पढ़ें? रावण वध पढ़ें। हम इंद्रजीत की मृत्यु को देखें, कुंभकर्ण की जो कुंभकर्ण वध को देखें। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है ना मेरे लिए। मेरे लिए राम का जन्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो जाएगा, क्योंकि रीज़न है कि वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा रहा है। हम स राम का विवाह देखकर क्या करेंगे? क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा रहा है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि पूछा क्या जा रहा है और पढ़ना क्या है। अगर ये आप पता कर लेंगे ना, तो हमें लगता है कि आप बेहतर पता कर लेंगे। तो ऐसे ही तैयारी करने की ज़रूरत है। तो मेरे ख़्याल से ये वीडियो आपके लिए आपको डार्क साइड से बाहर निकालने में काम मदद कर रहा होगा, जहाँ तक मैं मानता हूँ। क्योंकि आजकल मैंने इतना डार्क साइड देख लिया भाई, मैं खुद डार्क हो जा रहा हूँ। क्या इतना डार्क थोड़ी होता है यार। ठीक है, उन्होंने जितना कहा सब सब कुछ सही है, लेकिन उसका कुछ लाइट साइड भी तो होगा जिसमें कि कुछ पॉज़िटिव भी तो होगा। लोग इतने लोग पागल थोड़ी हैं कि लोग लगे हुए हैं एसएससी की तैयारी करने में या फिर और बहुत सारी करने में। देखिएगा मैं बहुत फ़ास्ट बोलता हूँ। इसको 2x पे लेके बिल्कुल मत देखिएगा। कुछ भी समझ नहीं आएगा क्योंकि मैं बहुत फ़ास्ट बोलता हूँ। जो मेरी ये नॉर्मली मेरी नेचुरल आदत है। तो और भी कुछ अगर आपको जानना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हम आपको बताएँगे उससे जुड़े हुए जो भी आपके प्रश्नों के जवाब हो सकेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊँगा। ऐसे मैं बता दूँ कि मैं काफ़ी यंग हूँ, अभी बहुत सारी चीज़ें मैं खुद नहीं सीख पाया हूँ, मैं खुद बहुत सारी चीज़ें नहीं जानता हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि मेरे जितने भी सीनियर्स हैं,
जितने भी सीनियर्स हैं, उनसे मेरी बहुत बेहतर दोस्ती है, तो मैं पूछता ज़रूर हूँ क्योंकि अभी मेरे को भी पीएचडी करना है भाई, मेरा भी पूरा पूरा करियर रखा हुआ है, तो मैं पूछता ज़रूर हूँ कि सर ये कैसे होगा? भैया ये कैसे होगा? दीदी ये कैसे होगा? तो मैं ये चीज़ हर चीज़ें जानता हूँ, उनका डार्क साइड, व्हाइट साइड मैं जानने का प्रयास करता हूँ। तो आप सिर्फ़ किसी पे ब्लैक स्पॉट मत देखो, सिर्फ़ ब्लैक मत देखो भाई, व्हाइट स्पॉट भी है उसको देखो भाई, उसको देखते हैं, उसमें काम करते हैं और अगर जो है कि ठान लिया तो फिर ठान लिया, ठीक है? सवाल ये है कि ठान लिया तो फिर डरना क्या है, सोचना क्या है? हमें लगता है कि आपको इसके पीछे काम करना चाहिए, है कि नहीं? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार। अब दीजिए अपने दोस्त अवनीश को इजाज़त।